डिस्कस किया था? हमने वीबीटी डिस्कस कर लिया था। वीबीटी के बच्चों मैंने आपको दो केसेस बताए थे, एक बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे और एक बताया था बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सर आपने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ कर दिया। तो अभी रिकॉर्डिंग कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ। कार्तिक कर तो रहा है यार, तुम काजल तुम भी ना बीच में डिस्टर्ब, तुम रहने दो, वही कर लेगा कार्तिक, है ना। चलो वीबीटी हम पढ़ रहे थे। वीबीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये दो केसेस हमें पढ़ने थे। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमने पढ़ा था दो केस हो सकते हैं, या तो DSP2 या फिर SP3। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी दो केस हो सकते हैं, या तो D2SP3 या फिर SP3D2। ठीक, फिर इसको इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, ये सब हम निकालते थे। मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक है, मैं लिख देता हूँ क्या क्या निकालते थे। या तो आपको बताना होता था कि इनर है या आउटर है, ये बताना था। उसके बाद आपको बताना होता है लो है या हाई है। ठीक, उसके बाद आपको बताना होता था पैरा है या डाई है। ठीक है, यहाँ डाई पहले लिख दो, यहाँ लिख दो पैरा। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाना होता था, स्ट्रक्चर इनर, आउटर, लो स्पिन, और लास्ट में इनका मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू भी कैलकुलेट करना था, जिसका फॉर्मूला था n+2 और ये अंडर रूट में बोर मैग्नेटो। ये हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों कि इनर ऑर्बिटल कौन से होंगे, DSP2 और D2SP3, इसको इनर ऑर्बिटल कहते हैं। लो स्पिन भी इन्हीं को कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक आधा इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रह भी जाता है तो भी आप उसको लो स्पिन कहेंगे, आप उसको हाई स्पिन नहीं कहेंगे। हाई स्पिन हमेशा आप आउटर वाले को ही कहेंगे क्योंकि आउटर में कभी पेयरिंग नहीं हुई होगी, तो इसको आप हमेशा हाई स्पिन कहोगे। लो स्पिन में एक आधा इलेक्ट्रॉन अगर रह जाता है पेयरिंग में तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको याद हो ट्रांसपेरेंस इफेक्ट, ट्रांसपेरेंस इफेक्ट में क्या था कि कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया था पी वाले उसमें ऑर्बिटल में, PZ में, है ना। तो वहां हमने तब भी उसको लो स्पिन ही कहा था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तब भी लो स्पिन ही कहोगे। ठीक, अच्छा, फिर डाया, ज्यादातर आपने देखा होगा कि इनर और लो जो बनते हैं वो पेयरिंग करके बनते हैं, तो सारे डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। एक आधा कोई केस होता है जो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। बाकी स्ट्रक्चर वही टेट्राहेड्रल sp3 का, DSP2 का स्क्वायर प्लेनर, और इन दोनों का ऑक्टाहेड्रल आपको ड्रॉ करना है। और मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने निकाल के देखा था। ये चीज अब तक हमने पढ़ी है, ये चीज अब तक हमने पढ़ी हुई है बच्चों, और इससे कई सारे एग्जांपल्स हमने करे थे। एक आधा कोई एग्जांपल एक्सेप्शन था, वो भी हमने इसमें निपटा दिया था। डन। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केस। ध्यान से सुनिएगा इन स्पेशल केस को। ये स्पेशल केस पे एज सच एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन नहीं है, इतने क्या है ही नहीं एनसीईआरटी में, बस आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए में 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट देख लीजिए ध्यान से। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, देखो ध्यान से, समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा पहले मेरे को। देखो, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, इसमें इसको हम कहते थे डी ब्लॉक, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। बच्चों डी ब्लॉक ना 4 सीरीज में होता है, यानी कि 4 लाइन में होता है, एक लाइन, 2 लाइन, तीसरी और चौथी, 4 लाइन होती है। पहली लाइन को बच्चों बोलते हैं 3D सीरीज, दूसरी लाइन को बोलते हैं 4D सीरीज, तीसरी लाइन को बोलते हैं 5D सीरीज और 6D सीरीज। ध्यान से सुन लीजिए, 3D, 4D, 5D, 6D, ये इनको बोलते हैं सीरीज, है ना। 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद बच्चों 3D सीरीज में कौन कौन से बंदे आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 बंदे आते हैं। ठीक, और इनका एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ। स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसका 28, इसका 29, इसका 30, ये आपके 3D सीरीज के बंदे हैं। इस केस में मतलब इन 10 के लिए ही जो आपका कॉन्सेप्ट बना है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, ये सिर्फ इन 10 के लिए काम करता है बच्चों। इसके अलावा अगर डी ब्लॉक का कोई भी बंदा आ जाए, नोट माय वर्ड, इसके इन 10 के अलावा कोई भी बंदा आ जाए डी ब्लॉक का, चाहे वो 4D सीरीज का हो, चाहे वो 5D का हो, और 6D तो मतलब अभी अननोन है, 6D तो अभी इतने सारे आए नहीं है, तो 6D तो छोड़ ही दो। तो 4D एंड 5D के लिए सारे के सारे लिगेंड जो है ना, सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करते हैं।
यानी जितने भी लीगेंड्स हैं, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, 4D 5D सीरीज के बंदों के लिए वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेंगे। इसका कहाँ इस्तेमाल है, जब अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तब आपको इस्तेमाल दिखेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि ये बंदे जो हैं ये 3D के हैं, इनके लिए SFL और WFL का चक्कर है, आपको याद करना पड़ेगा कौन WFL है कौन SFL है। पर इसके लिए आपको याद नहीं करना, इसके लिए सीधा आप लगा देंगे कि ये SFL है जो भी इसके पास लिगेंड होगा, जैसे प्लेटिनम है या पैलेडियम है, सोना है ना, ये सारे के सारे जो हैं आपके 4D 5D इन सब में मिक्स होके आते हैं। तो इनके लिए हर जो लीगेंड है, हर लीगेंड किसकी तरह काम कर रहा होगा, SFL की तरह। SFL का मतलब वो इनर ऑर्बिटल बना रहा होगा, लो स्पिन बना रहा होगा और पेयरिंग करा रहा होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, ये इसका पहला पॉइंट है बच्चों। ठीक, उसके बाद इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि 4D और 5D का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और इसीलिए हर लीगेंड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। अब इसको समझा देते हैं एक बार, एक मिनट। हाँ जी बच्चों, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है 4D और 5D का, इसलिए लीगेंड्स की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की वो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जरा इंक भर लूं मार्कर में, उसके बाद आपको उसका मतलब समझाते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या है। छोटे छोटे से पॉइंट है, नोट्स मैंने आपको ग्रुप में डाल दिए हैं, एक बार आप ये मेरे टॉपिक पढ़ के फिर आप नोट्स से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा जल्दी से। देखिए बच्चों, ये रहा न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना बच्चों, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा मान लीजिए 3D, ये रहा 4D, और ये रहा बच्चों 5D। ठीक, और यहाँ पे आपका लीगेंड खड़ा है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को लेकर। तो ध्यान से सुनिए, डी ब्लॉक का आपको पता ही है शील्डिंग इफेक्ट तो होता नहीं, डी ब्लॉक बिल्कुल शील्ड नहीं करता, है ना। तो ये न्यूक्लियस का चार्ज ना यहाँ तक जो पहुंच पा रहा है उसी को आप कहते हैं बेटा जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फुल फॉर्म क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इन केसेस में बहुत बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ तक बहुत ज्यादा पहुंच रहा हो, क्योंकि 4D और 5D दोनों के दोनों जो हैं शील्डिंग नहीं करते, शील्डिंग इनका बिल्कुल खराब है। इस वजह से न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक पहुंच पा रहा है, और यहाँ तक पहुंच पा रहा है तो लीगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बहुत जल्दी से डोनेट करेगा, और इसीलिए वो SFL का काम करेगा, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो आराम से देते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड। उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट समझ आ गया। क्या कोई डाउट है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ सेकंड पॉइंट पे। यस सर। देखो एक बार फिर से इसकी ब्रीफिंग कर देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज में ये बंदे होते हैं 21 से लेकर 30 तक। इनके लिए ही आपको याद रखना है कि कौन SFL है कौन WFL, इनके लिए वो भी याद क्या करना है, वो बार बार आप इस्तेमाल करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको मैंने लिखवाया भी है कि जो कार्बन डोनर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर या कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता, उसको तुरंत देना है। उसके अलावा नाइट्रोजन वाले, उसके बाद फिर ऑक्सीजन और फिर हेलोजन। हेलोजन जो है ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो ये वीक फील्ड में, ये स्ट्रॉन्ग में। तो ये जो चक्कर है ये सिर्फ 3D के लिए है बेटा। 4D और 5D में सारे के सारे लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक बहुत ज्यादा पहुंचता है, इसलिए सारे लिगेंड चाहे वो कमजोर हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, फटाफट इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ की तरफ बढ़ सकते हैं, इधर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो वही लिखा है लिगेंड इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इंक्रीजेस। ठीक, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, सोना, इन सबके जो लिगेंड्स, यहाँ पे कोई भी लिगेंड्स आप ले लो, फ्लोरीन ले लो, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन ले लो, है ना, ब्रोमीन ले लो, ये सारे के सारे जो है वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इस केस में बेटा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक,
अब सुनो इसका दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था बेटा, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी 4D या 5D में कंपैरिजन आ जाए तो आप ध्यान रखेंगे 4D 5D के बंदों को एसएफएल की तरह ट्रीट करेंगे। इसे मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब लिखा हुआ। सेकंड पॉइंट बहुत आसान है, सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है मैंने कि जो आपका Fe2+ है या आपका कोबाल्ट 2+ या मैग्नीज 2+, ठीक है, Fe2+, कोबाल्ट 2+ या मैग्नीज 2+, इन तीनों का Z इफेक्टिव जो है वो कम होता है। अब किस रीजन से कम होता है वो हम जब डी ब्लॉक आपको पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ध्यान रखिए Fe2+, CO2+ और Mn2+ है ना। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27 और मैग्नीज का होता है 25। तो इन तीनों के लिए जो Z इफेक्टिव है थोड़ा कम होता है। इस वजह से बच्चों क्या होगा कि जो अमोनिया है, सिर्फ अमोनिया के लिए कहानी बता रहा हूं, जो अमोनिया है वैसे तो SFL होता है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है अमोनिया, पर इन तीनों के लिए काम करेगा WFL का यानी वीक फील्ड लिगेंड का। तो कहीं भी अगर इनके साथ अमोनिया दिख जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मत कंसीडर करना, उसको वीक फील्ड लिगेंड में कंसीडर करना। बहुत रेयर क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा तो हम छोड़े क्यों, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक कवर करा दिया। दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जितने भी ऑक्सीजन डोनर हैं, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स, अब ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स कौन कौन से हैं देखो, सबसे बढ़िया तो ये ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट अगर आपको याद हो C2O4 2- है ना, ये आपका ऑक्सीजन डोनर है। और कोई याद आ रहा है आपको ऑक्सीजन डोनर, बताओ। H2O। हाँ H2O, सबसे बढ़िया तो कॉमन तो H2O ही है, H2O। तो इस तरीके से जितने भी आपके ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स हैं ये सारे के सारे बेटा, सारे के सारे, एक मिनट रुकना, बेटा ध्यान से, जितने भी ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स हैं वैसे जनरली ये कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जनरली। लेकिन सिर्फ इन दो के लिए, कोबाल्ट 3+ और कॉपर 2+, इन दोनों के लिए ये SFL का काम करते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, यही 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला, Z इफेक्टिव 4D और 5D का ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहां सारे लिगेंड्स SFL है। सेकंड, Fe2+, CO2+, Mn2+, इन तीन के लिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। और तीसरा पॉइंट कि ऑक्सीजन डोनर लिगेंड जितने भी हैं वो वैसे वीक फील्ड होते हैं, पर इनके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं बिकॉज इनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। Z इफेक्टिव ज्यादा होता है। अब Z इफेक्टिव ज्यादा कम हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको कहा कि मैं जितना आपको बता रहा हूँ आपको उतना ध्यान रखना है। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप जाइए नोट्स में 3 पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ के आइए ताकि मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा सकूं, ताकि आप समझे कि हाँ हमने जो तीनों पॉइंट पढ़े इनको लगाना कैसे। जाइए जल्दी पढ़ के आइए। और CrNH3 E+। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। स्क्रीन पे आ जाओ एक बार, कुछ डाउट है तीनों पॉइंट्स में, जल्दी बताओ। नो सर। ठीक है, जरा स्क्रीन पे देखो बच्चों, फटाफट आ जाओ स्क्रीन पे जल्दी, हमारा टाइम भी निकलता जा रहा है और बहुत पीछे हो गए हम। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस होंगी और आज अगर तुम बोल देते तो मैं रात को क्लास लेता तो जल्दी खत्म होता, पर कोई नहीं, कल लेंगे फिर 2 से 3, है ना। अब सुनो बेटा, पहला क्वेश्चन ये रहा, आप जब नोट्स में जाओगे पहला क्वेश्चन लिखिएगा PtCl6 4-। आपको ये बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख देता हूं, देखो ये 6 है, इसका मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑब्वियसली आंसर 2 ही हो सकते हैं, या तो आंसर होगा बेटा D2sp3 या आंसर होगा sp3D2। उम्मीद करता हूँ आप यही सोचेंगे कि हाँ तो ये या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है। ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, ये दोनों ऑप्शंस में है और साथ ही साथ ऑप्शन में है sp3 और dsp2। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्लेटिनम के लिए सारे के सारे लिगेंड्स SFL का काम करते हैं। वैसे तो क्लोरीन आपको पता है WFL,
वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन प्लेटिनम देखो, प्लेटिनम 3D सीरीज से बिलोंग नहीं करता, और अगर ये 3D सीरीज से बिलोंग नहीं करता तो इसके लिए सारे लिगेंड्स SFL का काम करेंगे। और SFL में बेटा आप बताओ D2sp3 आंसर होगा या sp3D2 आंसर होगा? सर D2sp3। हाँ D2sp3 ये इसका आंसर होगा बेटा, टिक मार दिया। अब सर अगर ये क्लिक नहीं करा हमारे माइंड में तो हम कैसे करेंगे पेपर में? तो बेटा फिर तो आपको सारे 4D 5D सबकी कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी, सबके एग्जांपल्स याद करनी पड़ेगी। वो शॉर्टकट ही मैंने आपको बताया था कि इनके 3D के बंदों के अलावा कोई भी बंदा दिख जाए सबको SFL मान लेना, ठीक है, सबको SFL मान लेना फॉर 4D एंड 5D सीरीज। और जैसे SFL मान लोगे तो आपको पता ही है SFL में तो पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती तो अंदर का ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, अंदर का इस्तेमाल होगा तो D2sp3 इसका आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आपसे कह रहा है, बताना क्वेश्चन क्या है कि विच I would like to not involve D2sp3। D2sp3। हाँ, इसमें कौन से हैं? हाँ जी, क्वेश्चन ये बेटा कि ये 4 एग्जांपल में से किसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं है, किसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 नहीं है। पहले हम याद करते हैं कि D2sp3 होता किसका है। तो D2sp3 अगर आपको याद है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तभी D2sp3 बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये D2sp3 बनाएगा। 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी 6 है, और ये अमोनिया है, और अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, लेकिन किन के लिए करता है याद करो, अभी भी लिखा है Fe2+, कोबाल्ट 2+ और मैग्नीज 2+, सिर्फ इनके लिए। तो देखो ये 3 तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्रोमियम नहीं है ना यहाँ, ये तो क्रोमियम है, ये क्रोमियम यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये SFL का ही काम कर रहा है, और SFL का काम कर रहा है मतलब फिर से ये D2sp3 ये भी बना रहा है। आ जाइए अमोनिया पे। अमोनिया फिर से वही कहूंगा WFL है, लेकिन किसके लिए WFL है? सिर्फ इन 3 के लिए। तो आप देखेंगे सर कोबाल्ट यहाँ भी है, कोबाल्ट यहाँ भी है, पर यहाँ कोबाल्ट 3+ वाला है, मैंने कोबाल्ट सिर्फ 2+ वाला बताया। तो कोबाल्ट 3+ है तो ये SFL की तरह ही काम कर रहा होगा, WFL नहीं बनेगा, और ये भी आपका D2sp3। लेकिन बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और यहाँ पे इसीलिए वीक फील्ड है, तो ये कर रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3D2। तो यही आंसर कि ये बंदा ऐसा है जो कि आपका D2sp3 नहीं करवा रहा हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। बता दो यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि CuH2O4 2+, इसमें आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, ठीक है। अब 4 है तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि 4 के लिए या तो आंसर सर ये होगा, या तो सर आंसर ये होगा, है ना, या तो D2sp3 सॉरी DSP2 या फिर sp3, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो याद करो मैंने अभी आपको लिखवाया था कि अगर कॉपर 2+ में है, अगर कॉपर 2+ में है तो उसके लिए सारे ऑक्सीजन डोनर लिगेंड्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे SFL का। वैसे तो पानी WFL होता है, पानी जो है वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन Cu2+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा तो पेयरिंग करवाएगा। अब पेयरिंग करवाएगा तो आप बता दो ये आंसर बैठेगा या ये आंसर बैठेगा? सर DSP2। DSP2 आंसर बैठेगा, और इस प्रकार से ये आंसर टिक मार दिया। ये थे वो 3 क्वेश्चन जो कि आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद नोट्स में आपको एक हेडिंग मिलेगी, लिमिटेशंस ऑफ VBT, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ VBT मतलब कि VBT हमें क्या क्या नहीं बता पाई। तो पहले आप इन 3 क्वेश्चंस को एक बार देखाओ, फिर मैं लिमिटेशंस आपको बताता हूँ। जल्दी जाओ, फिर आपको CFT आज पढ़ाना है, जाइए पढ़ के आइए, तीनों न्यूमेरिकल देख कर आइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर ट्रांसफर इफेक्ट जब मतलब प्रॉपर हो। नहीं और भी 1-2 एग्जांपल देख के आइए बच्चों फटाफट तीनों आंसर्स, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ लिमिटेशंस पे। जैसे आप पढ़ के आ जाए रेज हैंड, ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ आपने पढ़ लिया। अपने हैंड रेज कर देना जब आप तीनों क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं अच्छे से।
ओके 10 बच्चों का रेज आ चुका है हैंड, यानी आपने तीनों न्यूमेरिकल पढ़ लिए। ठीक, चैप्टर बहुत आसान है, मैं थोड़ा लेंथी करके लेके चल रहा हूँ ताकि आपको हर एस्पेक्ट इस चैप्टर का पता हो, पेपर में कंपटीशन में आए तो आप फंसे नहीं, है ना। वरना एनसीईआरटी के हिसाब से तो हम बहुत ऊपर चल रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन एनसीईआरटी करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी के भी एक दिन होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन डाल। उम्मीद करता सर हूँ केमिकल काइनेटिक्स। हाँ बेटा, सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपने नोट्स में जो कॉन्फ़िगरेशन करके किया है वो नहीं समझ आ रहा। बेटा कॉन्फ़िगरेशन वो आपको याद करनी पड़ेगी तभी तो हो पाएगा, तो इसलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन में चक्कर ही नहीं पाला, सीधा आपको ये बता दिया कि 45D के लिए हर बंदा SFL, वरना आप कॉन्फ़िगरेशन याद करो प्लेटिनम की। ठीक, और प्लेटिनम की थोड़ी हटके कॉन्फ़िगरेशन होती है, ध्यान रखना, तो हटके लिख रही है ये कॉन्फ़िगरेशन। सॉल्व करने कितना पड़ेगा? MCQ आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 5D9 6S1 थोड़ी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, और भी प्लेटिनम की भी, प्लेटिनम मतलब बहुत लोग हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग अलग सी है, तो कॉन्फ़िगरेशन वाला नहीं पढ़ना आपको, आपको ये ध्यान रखना है बस कि 4D और 5D का बंदा हो तो सारे के सारे लिगेंड्स SF। ठीक, 23 बच्चों का रेज आ गया है, बाकी बच्चों का नहीं आया। जिया, काजल, मनन, उमर, तान्या। मनन, उमर, तान्या। मनन का तो शायद ऑप्शन ही नहीं आता रेज हैंड का। मनन जल्दी भाई, आदित्य साहिब आ गया साहिब। निहारिका, मनन, तान्या, बेटा आपका रेज हैंड नहीं आया। ओके, निहारिका आपका भी रेज हैंड नहीं आया। मनन आपका भी नहीं आया। सर मैं बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ तो रेज करना रह रहा है। अच्छा ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ गए। अब लिमिटेशन देख लो, लिमिटेशन यही है बेसिकली, एक लिमिटेशन से आप कई सारे पॉइंट खींच सकते हो, है ना, तो मैंने भी 2 पॉइंट खींच लिए हैं एक ही लिमिटेशन से। लिमिटेशन यही है बच्चों कि जो SFL और WFL है कि कोई लिगेंड SFL क्यों है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों है, और कोई लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, वो ये पॉइंट या ये थ्योरी जो है नहीं बता पाती। यानी SFL और WFL के बारे में ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये SFL है, ये WFL है, तब जाके आपने हाइब्रिडाइजेशन करा, इनर या आउटर बताया, लो स्पिन या हाई स्पिन बताया, पैरा या डाया बताया, है ना। अगर मैं आपको SFL और WFL नहीं बताता तो आप कभी नहीं बता पाओगे, तो VBT इसके बारे में डिस्कस नहीं करती। ठीक, सेकंड पॉइंट वही इसी से खींच लो कि इनर ऑर्बिटल बनेगा या आउटर ऑर्बिटल बनेगा, लोअर स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, ये सब पैराडाई। VBT डन। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं बता पाती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब वही कि पैराडाई तो छोड़ो, जो बोर मैग्नेटॉन आप निकाले थे 35 अंडर रूट 35 बोर मैग्नेटॉन, अंडर रूट 28 बोर मैग्नेटॉन, वो सब भी ये डिस्कस नहीं कर पाती, है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि ये कलर नहीं बता पाती, सबसे बढ़िया बात कलर। ठीक, ये कलर नहीं बता पाएगी, कलर इन द सेंस कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है उसका कलर ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है, किसी का वॉयलेट क्यों है, किसी का ब्लू क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कलर्स ये नहीं बता पाती, यही इनके लिमिटेशंस हैं। और ये आपको 3 पॉइंट्स मैंने लिखवा रखे नोट्स में, वो आपको याद रखने। ठीक, ध्यान रखना बच्चों, तीनों पॉइंट्स याद रखने आप। उसके बाद अब अगली हेडिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज CFT। CFT, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग यहीं पे रखना है, बिल्कुल नया CFT पढ़ना है। अगर CFT से दिमाग हटा तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर खिचड़ी बन जाएगी आपके दिमाग में सारी की सारी, तो प्लीज यहीं पे फोकस करिएगा। ठीक, CFT को पढ़ने से पहले पहले थोड़े बहुत बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक्स क्या, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि हमने हाइब्रिडेशन अब तक कौन कौन सी पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है DsP2, एक हमने पढ़ी है बच्चों sp3, और एक हमने पढ़ी है बेटा D2sp3, या आप कह सकते हैं sp3d2। ये हमने अब तक हाइब्रिडेशन पढ़ी है ना। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, जरा ध्यान से देखो, DsP2 में मैं आपसे कहूं कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, तो आप कहोगे सर एक D है, बिल्कुल सही है, एक D है, एक S है, और सर 3 P है, सॉरी 2 P है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बेटा जरा ये बता दो कि PX है, PY है या PZ है, कौन सा है। 3 P होते हैं ना, PX PY PZ। उम्मीद करता हूँ आपको PX PY Z पता है। देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये PX हो गया, है ना,
वाई एक्सिस पर बना दे तो ये पी वाई हो गया, और जेड एक्सिस पे बना दे, सॉरी ये, तो ये पी जेड है, पी जेड पी वाई पी एक्स। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि डीएसपी तुमने तुमने दो पी इस्तेमाल किए, कौन कौन से पी इस्तेमाल किए, पी एक्स पी वाई पी जेड, या कोई से भी कर सकते हो, तो कोई से भी नहीं कर सकते, दो जनों को करना। कौन से वो दो जने अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, डी में भी आपके पास, याद करो डी के कितने ऑप्शंस आपके पास, कितने हो सकते हैं डी के ऑर्बिटल्स? 5। 5 हो सकते हैं। 5 में से इसमें कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो देखो मैं पांचों को एक बार ड्राइंग कर देता हूँ, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ड्राइंग देखो डी पांचों की, एक होता है बेटा डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, और एक होता है डी जेड एक्स। इनको जरा बना के दिखा रहा हूँ, देखो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये अगर ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये डी वाई जेड हो गया। और डी जेड एक्स कैसा होता है, ये जेड एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस। ये होती है बेटा इन तीनों की ड्राइंग। अब जो बचे हुए दो हैं उनकी ड्राइंग देख लो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसकी ड्राइंग कैसी होती है बेटा, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस मानो, यहाँ पे वाई मानो, और इनके एक्सिस पे लोब लगाओ, ये एक्सिस पे है ये लोब्स, ठीक है। ये लोब्स क्या दिखाते हैं, इस लोब्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, इनके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे है जो कि वेव की तरह घूम रहा है इन लोब्स के अंदर, ठीक है। लोब्स मतलब ये फंदे, ठीक है, फांसी के फंदे जैसा। अब डी जेड स्क्वायर देख लो, डी जेड स्क्वायर का कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ लेना है जेड एक्सिस, और जेड एक्स सॉरी ऊपर ले लो जेड एक्सिस, और ऐसे लोब बना लो जेड एक्सिस पे, और यहाँ इसको एक्स ले लो चाहे वाई ले लो, एक ही बात है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे सर्कल, ये होता है आपका डी जेड स्क्वायर। इसको थोड़ा फील कराऊं तो फील ऐसे है कि ये जेड एक्सिस है, तो ये रहा इस पे सर्कल, ठीक। अब नोटिस करिए जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस में भी है वाई में भी है, कैसे बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर नीचे जेड एक्सिस है, ठीक है। तो देखो आपका जो सर्कल है, मैं इसको हटा देता हूँ, जो सर्कल है ये ऐसे वाले एक्सिस में भी है और ये ऐसे वाले एक्सिस में भी है, आगे पीछे, बस ये ऊपर नीचे वाले एक्सिस में नहीं है। तो ऊपर नीचे वाले एक्सिस में कौन है, ये जेड एक्सिस। तो आप ऐसे में चाहे एक्स लिखें चाहे वाई लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बताएं, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रिंग में है ना, ये रिंग, इस रिंग में 1/3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, तो 2/3 होगा लोब में और 1/3 होगा आपका रिंग में। उम्मीद करता हूं आपको पांचों डी समझ आ गए। अब सवाल ये होता है कि सर पांचों में से कौन सा डी इस्तेमाल होगा, और इन तीनों में से कौन सा डी सॉरी कौन सा सर ये p रिंग ऑर्बिटल, जो है ये बीच में से हॉलो होती है कि नहीं ऐसी होती है, चारों तरफ होती है, मतलब ये बीच में इसका स्पेस होती है? स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस होता है। अच्छा। ठीक है, अब आगे सुनिए, सवाल यही है कि सर इन तीन में से कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा यहाँ पे, है ना, मैं एक्स हटा देता हूँ और वाई हटा देता हूँ, और सर डी कौन सा इस्तेमाल होगा। तो एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं, इन तीनों को बोलते हैं बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल मतलब ये देखो ये एक्सिस पे नहीं है, कोई भी लोब जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पे नहीं है, सब बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वाई और जेड के बीच में, है ना, जेड और एक्स के बीच में, एक्सिस पे नहीं है। और यहाँ देखो ये भी लोब्स एक्सिस पे है, यहाँ देखो ये जेड एक्सिस पे है, तो इन दोनों को ध्यान देता हूं, इन दोनों को बोलते हैं बेटा एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो उम्मीद करता हूं डी के 5 टुकड़े हैं, 5 में से 3 को कहते हैं नॉन एक्सियल, 2 को कहते हैं एक्सियल। अब आ जाओ अपने वापस से क्वेश्चन पे, मैं इसको रब कर रहा हूं, या इसको रब नहीं करता, हम इसको यहां दिखाते हैं। यहां ड्रॉ कर लेता हूं फटाफट, ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस, ये डी जेड स्क्वायर है, और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लो जी, अब ध्यान से सुनना बच्चों, आपको अगर इसका शेप याद हो, इसका शेप क्या होता है बताओ, DSP2 का जल्दी बताओ, स्क्वायर प्लेन, ये इसका शेप होता है, ठीक, स्क्वायर प्लेनर। अब जरा नोटिस करिएगा स्क्वायर प्लेनर बना कैसे होगा, कुछ इस तरीके से बना होगा कि एक ये मेटल है,
ये एक मेटल है और ये प्लेन है बेटा, है ना, ऐसा प्लेन समझना है इसको, ठीक। और एक लिगेंड जो है यहाँ से आ रहा होगा, एक लिगेंड जो है यहाँ से आ रहा होगा, एक लिगेंड जो है यहाँ से आ रहा होगा, और एक लिगेंड जो है यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर इसको मैं एक्सिस मानूं, जैसे प्लेन पे आपको एक्सिस दिखाऊं, जैसे आप ये देखिए, तो ये एक प्लेन है और प्लेन पे अगर ये एक्स एक्सिस है, देखना ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाला जो डायगोनल है ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जेड कहां से होगा, जेड इसके ऊपर नीचे होगा। ध्यान से सुनिए, आपको मैंने ये जो एक्सिस है ये वाला ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि लिगेंड्स चारों जो आ रहे हैं वो एक्सिस पर आ रहे हैं या एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, बताओ सोच के। एक्सिस एक्सेस पे आ रहा है सर। एक्सेस पे आ रहे हैं। एक्सेस पर आ रहे हैं। किसका माइक इतना तेज बोल रहा है, चलो ठीक है, ये एक्सिस पर आ रहे हैं बच्चों, है ना, ये एक्सिस पर आ रहे हैं। तो एक्सिस पर आ रहे हैं मतलब डी के ये जो तीन ऑर्बिटल हैं, ये तीनों ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में है, ये तो है ना, ये तीनों एक्सिस के बीच में है, तो ये तीनों इस्तेमाल में नहीं आएंगे, ये तीनों इस्तेमाल में नहीं आएंगे। अब बच्चे ये दोनों, तो आप नोटिस करो कौन सा ऐसा ऑर्बिटल है जो एक्सिस पर है, ये जेड वाला है और ये एक्स वाई वाला है, तो ये इस्तेमाल एक्स वाई वाला यूज होगा, होगा सर, एक्स वाई वाला यूज होगा। ऑब्वियसली एक्स वाई वाला इस्तेमाल होगा, है ना। तो यहाँ पे ये आपका, ये देखो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तो ये ऑर्बिटल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डन। अब आ जाओ पी वाले में, तो आप नोटिस करो कि पी के तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। आप खुद ही सोच के बता दो, सर ये डायग्राम वाला देख फिर से रिपीट करना, बेटा, ये वाला रिपीट कर देते हैं। रिपीट करना है वाला इसमें फिर से। लिगेंड्स जो है चारों तरफ से आ रहे हैं, और ये चारों तरफ को मैंने, इसको अगर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया तो इस डायगोनल को मैंने वाई एक्सिस मान लिया, तो यानी लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स वो अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच मतलब होता है आना, अप्रोच कर रहे हैं कहां से, थ्रू एक्सिस, एक्सिस से आ रहे हैं। तो अब आपका डी ऑर्बिटल वो वाला इस्तेमाल होगा जो एक्सिस पे होगा, तो ये तीन तो एक्सिस पे थे ही नहीं, बचे ये दोनों। अब इन दोनों में एक्स वाई एक्सिस पर कौन